गुड मॉर्निंग क्लास 8। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी 1 में अभी तक हम लोगों ने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ये 12 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और इसके बाद हम लोग व्याकरण कार्य शुरू करेंगे। तो आज हम लोग व्याकरण की बुक से, जो कि बुक का नाम है व्याकरण कौमुदी, उससे चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 तक का वर्क बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था और आप सबने, ज्यादातर बच्चों ने अपनी कॉपियां भी चेक करा ली थी। तो आज आप देखें चैप्टर नंबर 9 संज्ञा के बारे में है। संज्ञा किसे कैसे कहते हैं, तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या क्या हो गई, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, वो सब संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है, उसको हम लोग रीड आउट करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो देखिए यहाँ पर कितने बार माँ, बेटे, किसान, आनंद, आनंद बाबा, ये सब नाम दिया ना, बाबा भारती, खेत, है ना, आनंद, ये सारे शब्द आए हैं इस वाक्यों में। ठीक है, जो ये वाक्य दिए गए हैं, ये 2 वाक्य हैं, इनमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इनमें देखें क्या है कि माँ, बेटा, किसान बाबा भारती व्यक्तियों के नाम है, खेत स्थान का और आनंद भाव का नाम है और घोड़ा जो है वो प्राणी का नाम है। तो सारी चीजें आ गई ना। ये सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, भाव हो, उन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये मुख्य रूप से 3 भेद कहे जाते हैं। इसके बाद संज्ञा के 2 भेद और आपने पढ़े होंगे। कौन कौन से होते हैं वो? समूहवाचक संज्ञा होता है ना, और एक और संज्ञा होती है, इसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञा भी होती है। ठीक है, तो 2 ये और भी संज्ञाएं होती हैं। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें, तो अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आपको आंसर यही करना होता है कि मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब हम किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को पढ़ते हैं, तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो इस सेंटेंस में देखिए, महाराणा प्रताप क्या है? संज्ञा है। घोड़े का क्या नाम था? चेतक। चेतक क्या है? संज्ञा है। ठीक है। दूसरा देखें, इलाहाबाद संगम नदी के किनारे बसा है। तो इलाहाबाद क्या है? संज्ञा। संगम क्या है? संज्ञा। ठीक है। अगला देखें, यहाँ महाराणा प्रताप किसी विशेष व्यक्ति, चेतक विशेष घोड़ा, इलाहाबाद विशेष स्थान तथा संगम विशेष नदी का बोध करा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या परिभाषा हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा की? कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को पढ़ते हैं, तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का अपना विशेष नाम होता है, कोई भी नाम होता है, जैसे रामू, श्यामू, कोई भी नाम हो गया। ठीक है, महेश, सुरेश, सबका अपना पर्सनल नाम होता है, व्यक्तिगत नाम होता है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी भी प्राणी का नाम हो, जैसे आपके यहाँ एक कुत्ता है और उसका नाम आपने रखा है टाइगर। ठीक, तो उस समय टाइगर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसका अपना एक विशेष नाम है। इसी तरह से कोई भी शहर है, अब केवल शहर की बात करें तो दूसरी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर शहर है कोई और उसका कोई नाम है, अब जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं? कानपुर में, तो कानपुर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इसी तरह से जैसे हम बात करें कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, तो ताजमहल का हमने नाम लिया ना, उसका हर एक व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का अपना विशेष नाम है, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। आगरा, आगरा का मैंने नाम लिया सिटी का, तो आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक, तो कुल मिला के परिभाषा व्यक्तिवाचक संज्ञा की ये हुई
कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखें, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति या समूह का बोध कराएं, किसी की जाति का बोध कराएं, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने स्थान का नाम लिया जंगल, प्राणी का नाम लिया जानवर, लेकिन हमने जंगल का, अब जंगल तो बहुत से जंगल है, जंगल से हर प्रकार के जंगल आ गए ना, जानवर से हर तरह के जानवर आ गए, इसमें कोई विशेष जानवर का नाम नहीं लिया गया, तो ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर जैसे हम नाम लें कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर अध्यापक शब्द क्या हो गया, क्योंकि हमने अध्यापक का नाम तो लिया नहीं, अध्यापक के अंतर्गत सभी प्रकार के अध्यापक, अर्थात अध्यापक से हमें पूरी अध्यापक जाति का बोध हो गया, तो अध्यापक हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह अगर हम बात करें वकील की, डॉक्टर्स की, है ना, सेनाओं की, तो जब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे कि पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है, किसी भी सेना का नाम, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा पर, कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी के भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सारे मन के भाव आ जाते हैं, सुख, दुख, प्रसन्नता, है ना, तो ये सारी चीजें, दशाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं, बुढ़ापा, बीमारी, इस तरह की सारी दशाएं सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि इमली की खटास और मिठाई की मिठास, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। तो यहाँ पर देखिए खटास वर्ड है और यहाँ पर मिठास वर्ड है, दोनों क्या बता रहे हैं, भाव का बोध करा रहे हैं, गुण अवस्था को बता रहे हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कोई गुण हो, अवस्था हो, है ना, ये सारी चीजें, मन की जो भी भावनाएं हैं, ठीक है, कोई भी गुण है, कोई भी दोष है, ये सारी अवस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो खटास एक गुण है किसी चीज का, कि इमली या जो इमली की खटास, इमली खट्टी होती है तो उसके बारे में खटास कहा गया, मिठाई मीठी होती है तो मिठास कहा गया। तो ये दोनों ही गुणों का बोध करा रहे हैं कि भाई इमली की कैसा स्वाद है, इसका कैसा स्वाद है, कैसा गुण है। ठीक है, इसी तरह देखिए बुढ़ापा को बचपन का पुनरागमन कहा जाता है। अब बुढ़ापा शब्द क्या है, बूढ़ा होना ये एक अवस्था है ना, बुढ़ापा एक अवस्था है, ठीक है, बचपन भी एक अवस्था है, तो अवस्थाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब कोई सुखी है, दुखी है, ठीक है, ये सुख, दुख, इस तरह की जो अवस्थाएं हैं, मन की जो दशाएं हैं, वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया, भाववाचक संज्ञा तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में जो इस चैप्टर से संबंधित आगे का कार्य है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे।